नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जंग अब खतरनाक हो चली है। इस मोड़ पर अब पहुंच चुकी है जहां से अब लौट पाना ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अब 9वें दिन में प्रवेश अब कर चुका है। आसमान में मिसाइलों की गूंज है, ड्रोन लगातार हमले कर रहे हैं और पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के साए में अब कांप उठा है। इजराइल लगातार ईरान और लेबनान में हवाई हमले कर रहा है, तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी और ड्रोन से पलटवार किया है। लेकिन इस जंग के बीच ईरान के अंदर सत्ता का एक बड़ा फैसला भी हो चुका है। देश के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया गया। हालांकि उसका नाम अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया, छिपा कर रखा गया। अब सवाल यह है कि ईरान ने किसे चुना है अपना सुप्रीम लीडर, और क्यों इजराइल ने पहले ही दे डाली है उसे खत्म करने की धमकी। मिडिल ईस्ट इन दिनों युद्ध के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक आसमान में मिसाइलों की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इजरायली फाइटर जेट लगातार ईरान और लेबनान में हमले कर रहे हैं, तो इराक भी अमेरिका और इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए जा रहे इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध का मैदान बना दिया है। इस जंग का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी का माहौल है, कई देशों में अलर्ट जारी है और सबसे बड़ा असर अब वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया से निकलने वाले कच्चे तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। वही जंग के बीच ईरान के भीतर सत्ता का बड़ा अध्याय भी लिखा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देश में नेतृत्व को लेकर तेजी से घटनाक्रम बदले। खामेनेई की मौत के बाद देश का प्रशासन फिलहाल एक अंतरिम नेतृत्व परिषद के हाथों में है। इस परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ धर्मगुरु शामिल हैं। लेकिन अब ईरान के विशेषज्ञों की सभा ने देश के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया है। हालांकि अभी तक उस नेता का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि औपचारिक घोषणा से पहले कुछ संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी होनी है। ईरान के संविधान के मुताबिक 88 सदस्यीय एक्सपर्ट्स असेंबली ही देश के सर्वोच्च नेता का चुनाव करती है। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर की घोषणा से पहले ही इजराइल ने बेहद कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल की सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि खामेनेई के उत्तराधिकारी और उसे चुनने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को भी निशाना बनाया जाएगा। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता को भी हम नहीं छोड़ेंगे। यानी जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। जंग ईरान के सत्ता ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति दिखाई दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के खिलाफ अपने इरादे साफ कर दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को बांटने की नहीं, बल्कि उससे मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर किया जा रहा है। इसी बीच ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध में तेजी से जीत हासिल कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान के हथियार बनाने वाले कारखाने को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि सिर्फ 6 दिनों में दुश्मन के 42 जहाज डुबो दिए गए हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, ट्रंप का कहना है कि ईरान की वायुसेना और सैन्य नेतृत्व भी अब लगभग खत्म हो चुका है। अब सवाल यही है कि अगर ईरान की ताकत सच में खत्म हो चुकी है, तो फिर मिडिल ईस्ट में मिसाइलें अब भी क्यों गरज रही हैं? और अगर जंग ऐसे ही बढ़ती रही, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल का बाजार और वैश्विक सुरक्षा सब इस युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बनती जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देख रहे हैं कि जंग के मैदान में कैसे हालात हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब भड़क उठी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव ने पूरी दुनिया को अब बेचैन कर रखा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान आया जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल अब मचा दी है। चीन ने अचानक भारत की तरफ दोस्ती का हाथ अब बढ़ा दिया है। बीजिंग से साफ कह दिया गया, भारत और चीन को दुश्मन नहीं, साझेदार बनना चाहिए। सवाल यह है कि क्या यह सच में दोस्ती का संदेश है या फिर दुनिया की बदलती ताकतों के बीच ड्रैगन की एक नई चाल। देखिए आप। दुनिया जब जंग की आग में झुलस रही हो, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हो और महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो, तो ऐसे वक्त में बीजिंग से आई एक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया है। चीन ने भारत के लिए दोस्ती का संदेश भेजा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखें। साफ शब्दों में कहें तो ड्रैगन कह रहा है, चीन भारत से टकराव नहीं, सहयोग चाहता है। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की दो बड़ी ताकतें हैं। भारत और चीन दोनों देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक चीन को भारत की याद क्यों आई? दरअसल पूरी दुनिया इस समय मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को देख रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस टकराव ने वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में चीन ने सिर्फ भारत से दोस्ती की बात नहीं की बल्कि अमेरिका और इजराइल से ईरान पर हमले रोकने की भी अपील की है। यानी एक तरह से चीन खुद को शांति का समर्थक दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग को गलत बता रहा है। चीन का कहना है कि यह युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। जंगें सिर्फ तबाही लाती हैं, जंग में किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन चीन की असली रणनीति शायद इससे भी बड़ी है। चीन भारत के साथ मिलकर ब्रिक्स को मजबूत करना चाहता है। ब्रिक्स वो मंच है जहां पश्चिमी ताकतों के मुकाबले उभरती अर्थव्यवस्थाएं एकजुट हो रही हैं। ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई नए देश भी जुड़ चुके हैं। चीन का कहना है कि भारत और चीन को ब्रिक्स के मंच पर मिलकर काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत हो सके। यही वजह है कि चीन ने अगले 2 सालों में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत चीन सहयोग पर जोर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सच में दोस्ती की पेशकश है या इसके पीछे चीन की रणनीतिक चाल है? क्योंकि हकीकत यह भी है कि भारत चीन के रिश्तों में पिछले कुछ सालों से काफी तनाव रहा है। सीमा विवाद, सैन्य टकराव और भरोसे की कमी ने दोनों देशों के संबंधों को मुश्किल बना दिया था। लेकिन अब बीजिंग से कहा जा रहा है कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। चीन की बातों पर गौर करें तो साफ है कि चीन अब यह संदेश देना चाहता है कि एशिया की ताकत तभी बढ़ेगी जब भारत और चीन साथ खड़े होंगे। लेकिन यह एक और दिलचस्प पहलू है। इसी महीने के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बीजिंग दौरा होने वाला है।
यानी एक तरफ चीन अमेरिका से बातचीत की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत से दोस्ती का संदेश दे रहा है। कूटनीति की भाषा में इसे संतुलन की रणनीति कहते हैं। यानी चीन हर मोर्चे पर अपने रिश्तों को नए तरीके से सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के लिए यह संदेश कितना मायने रखता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत वैश्विक राजनीति में एक मजबूत और आत्मविश्वासी ताकत के रूप में उभरा है। चाहे इंडो पैसिफिक की रणनीति हो या फिर ग्लोबल साउथ की रणनीति, भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चीन भी ये समझ रहा है कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। ऐसे में सवाल ये, कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी से ज्यादा अहम होता है हित। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हो तो कूटनीति भी अपने नए रास्ते तलाशने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ईरान अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी देशों के लिए पानी का संकट अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कुवैत, ओमान और सऊदी अरब जैसे देश पीने के पानी के लिए बड़े पैमाने पर वहां पर प्लांट पर निर्भर है। अगर इन प्लांट्स पर मिसाइल या ड्रोन हमले हुए तो खाड़ी के कई बड़े शहरों में हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे और जल संकट वहां पर पैदा हो जाएगा। देखिए आप। जब ट्रंप ईरान को नहीं झुका पाए, हवाई हमलों से ईरान को पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाए, तो अब ट्रंप ने ईरान के लोगों को प्यासा मारने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के 44 नेवी शिप अमेरिका डुबो चुका है। ईरान के जंगी जेट्स को हवा में नष्ट कर चुका है। ईरान का मिसाइल भंडार भी खत्म होने के कगार पर है, लेकिन ईरान फिर भी लड़ रहा है, हमले कर रहा है और यही कारण है कि ट्रंप बौखला गए। ईरान के लोगों को प्यासा मारने की तैयारी ट्रंप ने कर ली है। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि अमेरिका ने केशम आइलैंड पर मीठे पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को तबाह कर दिया है। प्लांट के तबाह होने के बाद 30 गांवों में पानी की सप्लाई रुक गई है। लोग पीने के पानी को तरसने लगे। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाना, अस्पतालों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों या सांस्कृतिक स्मारकों पर हमला करना युद्ध अपराध की कैटेगरी में आते हैं। ट्रंप अब वही कर रहे हैं। अगर 30 गांवों के लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं तो ट्रंप पर युद्ध अपराध का मुकदमा चल सकता है। लेकिन ट्रंप को अपनी सनक के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। बच्चे हो या बुजुर्ग, सब अमेरिकी मिसाइलों की विभीषिका झेल रहे हैं। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईरानियों को शैतान कह डाला। They are among the most evil people ever on earth. They cut babies' heads off. They chop women in half. I know nothing about a desalinization plant other than to say if they're complaining about a desalinization plant, we complain about the fact that they shouldn't be chopping babies' heads off. मिडिल ईस्ट में पीने के पानी के लिए बड़ी आबादी डिसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर करती है। फारस की खाड़ी में 400 से ज्यादा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री और इलाके के लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में वाटर डिसैलिनेशन की क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों का है। यूएई का 42% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। सऊदी अरब में ये 70% है, तो ओमान में 86 और कुवैत में 90%। ट्रंप ने ईरानियों को चारों तरफ से घेर कर मारने की तैयारी कर रखी है। ट्रंप हवाई हमले करा रहे हैं तो जमीन से भी ईरान में घुसने की पूरी तैयारी। कुर्द समूहों को भड़काया जा रहा है तो पीने के पानी की सप्लाई ठप करके युद्ध अपराध करने से भी ट्रंप पीछे नहीं है।
फिर भी ईरान ट्रंप के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। مسئولین ما متحدن در این قضیه. هیچ اختلافی الان در سطح کشور وجود نداره. در مبارزه با امریکا و اسرائیل هیچ اختلافی. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग जीतना चाहते हैं। इसके लिए भले ही वॉर क्राइम क्यों न करना पड़े। सवाल यह है कि क्या इंटरनेशनल बिरादरी के ठेकेदार भी ट्रंप से डर गए हैं? अगर पुतिन वॉर क्राइम के अपराधी हो सकते हैं तो फिर ट्रंप के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध अपराध का मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे क्या दुनिया ने अब तक के युद्धों से कुछ सीखा है क्या, या फिर इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी अब कर रहा है? दरअसल अमेरिका ने ईरान पर हमलों के आंकड़े अब गिनवा दिए हैं। फिर ईरान ने अमेरिका के वहां पर जो हमले किए उसके सबूत अब इकट्ठा कर दिए हैं, लेकिन अब तक हासिल दोनों ही तरफ कुछ भी नहीं हुआ है। केवल दिखाई दे रहा है तो वो है बर्बादी का मंजर। देखिए आप। जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ट्रंप को सबसे ज्यादा गुमान था, जिस मिसाइल सिस्टम की धमकी अमेरिका पूरी दुनिया को देता था, जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पर अमेरिका ईरान के साथ जंग में कूदा था, उस मिसाइल सिस्टम थाड को ईरान ने फाड़ दिया। ये तस्वीर अमेरिका के उसी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है जिसे ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन के मुअफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा था। ईरान ने पहले जानकारी जुटाई और फिर हमला कर थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया। एक थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए होती है, लेकिन थाड के जिस रडार सिस्टम को ईरान ने नेस्तनाबूद किया उसकी कीमत करीब 2700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमेरिका के पास महज 7 से 8 थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बताए जाते हैं। मतलब एक ही झटके में ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। थाड सिस्टम के जिस रडार को ईरान ने मिट्टी में मिलाया है वो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है, लेकिन जब ईरानी मिसाइल थाड को तबाह करने आई रडार उसे ही नहीं पकड़ पाया। तो सवाल यह है कि क्या तथाकथित सुपर पावर के शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम की पोल भी ईरान के साथ जंग में खुल गई है? Iran has destroyed 5 radars. The other 2 each cost $1 billion. We have like a total of 10 THAAD batteries in the world. Iran has destroyed 3 of those. 30% of our total number of THAADs in the world, Iran's destroyed 3 of those in this last week. एक थाड सिस्टम में 6 लॉन्चर ट्रक होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं। थाड सिस्टम के साथ कुल 48 मिसाइल अटैच होते हैं। थाड की खासियत यह है कि वो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। अमेरिका ने हर जंगी मुहाने पर अपने थाड लगा रखे हैं। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए थाड लगाया था, तो सन की तानाशाह किम जोंग की मिसाइलों का जवाब देने के लिए साउथ कोरिया में थाड लगा रखा गया है। प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स टैलोन के तहत थाड तैनात है। ईरान के साथ बढ़ती टेंशन को देखते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब में भी रडार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने थाड लगा रखा है।
ईरान ने अमेरिका के थाट की हवा निकाल दी है, इसलिए दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि थाट बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन ने डिफेंस सिस्टम की हिट टू किल क्षमता का जो दावा किया था, क्या वो दावा फर्जी था? क्या 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक करने की क्षमता का दावा भी फर्जी था? अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बेचकर मुनाफा कमाता है, अपने हथियारों के सबसे ताकतवर होने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका के हथियार ईरान से अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हथियारों के ग्लोबल बाजार में अमेरिका की साख पर पट्टा लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती भी अक्सर शर्तों पर टिकी होती है, और जब शर्तें पूरी ना हो तो नाराजगी भी खुलकर सामने आ जाती है। अब खबर है कि ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम से नाराजगी अब जताई है। ट्रंप का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट का साथ उतनी मजबूती से नहीं दे रहा जितनी उम्मीद थी। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या दुनिया की कूटनीति भी ट्रंप की अब निजी अपेक्षाओं पर चलेगी? देखिए आप। जिस जंग में नाटो के टूटने की उम्मीद जताई जा रही थी, उस जंग ने गहरे कूटनीतिक संबंधों वाले दो दोस्तों को आपस में भिड़ा दिया। ईरान जंग के बीच अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों में खटास पड़ गई है।